बेटा, आजकल तो यह मुझे इतनी जली हुई रोटी देने लगी है कि खाकर मेरे पेट में ही दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने दूध से दवाई लेने को बोला है, मगर यह दूध के नाम पर आधा तो पानी मिला देती है। बेटा, तेरी माँ बेसहारा हो गई है। बेटे के घर में भी उसकी कोई औकात नहीं है। सासू माँ फोन पर अपनी बेटी वेदिका से बहू की बुराई कर रही थी, तो उनकी बेटी वेदिका ने कहा, मम्मी, मेरी शादी क्या हुई? इन्होंने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं कल ही घर आऊंगी और इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? फोन स्पीकर पर था और बहू वैशाली सब सुन रही थी। उसने पीछे से आकर उनके हाथ से फोन छीन लिया। वेदिका बोलती जा रही थी, मम्मी, तुम चिंता मत करो। इस घर की मालकिन तुम हो और अपनी सास के साथ वह ऐसे नहीं कर सकती। वैशाली ने तुरंत कहा, अपनी माँ की इतनी फिक्र हो रही है तो लेकर क्यों नहीं जाती? वहाँ से बैठे बैठे अपनी माँ को इतना गीत क्यों सुना रही हो? और मैं भी तो देखूं कैसी अकल ठिकाने लगाओगी। आओ कल जरा फिर बताती हूँ। दोनों माँ बेटी को एक दूसरे को पट्टी पढ़ाने के अलावा और कोई काम भी नहीं था। सासू माँ देखते ही रह गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि वैशाली पीछे से आकर इस तरह से फोन छीन लेगी। वैशाली ने फोन काट दिया था और अपनी सास को देते हुए कहा, आप जो अपनी बेटी से रोज फोन करके बुराई करती हो ना, जिससे जरा भी सच्चाई नहीं होती, अब मैं आपके साथ वह करूंगी कि झूठ बोलना भूल जाओगी। वैशाली सास के ऊपर इस तरह रोब जमाकर कमरे में चली गई, लेकिन बेड पर जाकर उसने माथे पर हाथ रख लिया और आया हुआ पसीना पोंछने लगी। वह आजकल अपनी सास के साथ जो भी कर रही थी वह उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन एक दिन वह भी था जब उसके साथ उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने के लिए तैयार थी। और उस दिन वैशाली ने अगर वह कदम नहीं उठाया होता तो आज उसका और रोहित का तलाक हो गया होता। वैशाली की शादी को 1 साल होने वाला था कि उसकी ननद की भी शादी तय हो गई थी। उसके घर में उसकी सास और उसकी ननद थी, जिन्हें सारा दिन वैशाली के खिलाफ चाल चलने के अलावा कोई काम नहीं था। वैशाली की शादी के तीसरे दिन ही जब उसके पति रोहित ने कहा कि बताओ तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगी, तो दरवाजे पर कान लगाए खड़ी उसकी बहन वेदिका ने अपनी माँ से जाकर कहा, मम्मी, भाई तो भाभी को हनीमून पर ले जाने की बात कर रहा है और दोनों पता नहीं कहां कहां जाने की बातें कर रही हैं। वेदिका की मां त्रिशला देवी के चेहरे पर बहुत गुस्सा आने लगा। अरे बाप को मरे अभी साल भर भी तो हुआ है और यह हनीमून पर जाने के सपने देख रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जरूर इसने ही कहा होगा। अभी जाकर बताती हूँ। त्रिशला जी तुरंत अपने बेटे के कमरे में गई और बिना खटखटाए सीधे अंदर घुस गई। उनके इस तरह अचानक आ जाने से वैशाली भौचक्की सी देखती रही। त्रिशला देवी ने अंदर जाते ही भड़क कर कहा कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? अरे बेटा, बहू को कहने दे, लेकिन तू तो समझदार है। तुझे तो पता है कि अभी पिता को गए 1 साल हुआ है। तू हनीमून पर घूमने जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? रोहित ने कहा कि माँ, 1 साल बाद तो जा सकते हैं, क्योंकि हम तो बरसी कर चुके हैं। यह सुनकर तो त्रिशला देवी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे बहू, तुझे 3 दिन हुए हैं यहाँ आए हो। तुझे भी पता है कि 1 साल पहले तेरे ससुर जी का देहांत हुआ था। अरे यह तो लड़का है, नहीं समझ रहा है, मगर तुझे तो यह सब बातें पता होनी चाहिए। आखिर घर के संस्कार और मर्यादा तुझको ही बनाकर रखनी है। माँ के साथ खड़ी वेदिका ने भी तुरंत कहा, भाभी, आपको ही तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हमसे सवाल करेंगे, तब हम क्या जवाब देंगे? हमारे घर की कितनी बदनामी होगी। वैशाली को यह सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर शादी ही क्यों की? शादी को भी और 1 साल के लिए टाल देना चाहिए था। वैशाली को पल भर में अपने ख्वाब टूटते हुए नजर आने लगे। दोनों माँ बेटी वैशाली को सुनाकर चली गई और वैशाली के आंसुओं पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। रोहित ने तुरंत वैशाली की तरफ देखा और कहा कि वैशाली, मेरी माँ अंधविश्वासी है, इसीलिए ऐसा सोच रही है। वह तो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे चाचा जी ने कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, हाथ से निकल जाएगा।
इसीलिए इन्होंने शादी कर दी। वैशाली रोहित की दलीलें सुनकर खामोश रह गई, मगर इतना तो उसको समझ आ रहा था कि इतनी देर में ही इन लोगों का बर्ताव बदल गया तो आगे भी कुछ भी कर सकती हैं। वेदिका, जो कि उसके घर में आने तक उसके आगे पीछे घूमकर हर रस्म का शगुन वसूल कर रही थी, अब वही उसे इस तरह की बातें कहकर चली गई थी कि जैसे वही उसकी सास है। विशाली हनीमून के सपने टूटने के बाद मन मारकर रह गई। वह पग फेरे के लिए जब घर गई तो घर पर उसकी सहेलियां आई और उनने कहा कि अरे विशाली, यही तो बता कि हनीमून के लिए कहाँ जा रही है। विशाली ने वही कह दी जो उसकी सास ने कही थी, तो सारी सहेलियां जोर जोर से हंसकर उसकी सास का मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, वाई वैशाली, पता नहीं तेरा ससुराल में क्या होगा। जो लोग तुझे अंधविश्वास में हनीमून पर नहीं भेज रहे हैं और मोहल्ले रिश्तेदारों की इतनी परवाह कर रहे हैं, भला उनके घर में तुझे कहाँ सुकून मिलेगा। तेरी खुशियों का अब क्या होगा। सहेलियों की बात सुनकर उस समय विशाली का दिल जल कर रह गया था, मगर क्या करती है, तो उसके ससुराल वालों का किया धरा है। उसने वापस ससुराल जाकर रोहित से कहा, रोहित, तुम पहले से ही जानते थे कि तुम्हारी माँ हमको जाने नहीं देगी, तो फिर तुम हनीमून की बातें क्यों कर रहे थे। तुम उससे सीधे सीधे कह देते कि वह जाने नहीं देंगे। रोहित सफाई देने लगा कि नहीं विशाली, मुझे भी नहीं पता था कि माँ मना कर देंगी। यह बातें दोनों में झगड़े की वजह बन गई थी और इस नई नई शादी में एक खटास पैदा हो गई थी, लेकिन इससे दोनों माँ बेटी को बहुत खुशी मिल रही थी। वेदिका तो वैशाली को ताने देकर उसके जख्मों पर और भी नमक छिड़कती थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहकर अपनी भाभी को बार बार आवाज देती थी और अगर कभी थोड़ी देर हो जाती तो बाई के आने पर उसे शिकायत करती थी। बाई तो हनीमून पर नहीं ले गया तो भाभी का तो दिमाग ठंडा ही नहीं हो रहा है। अरे, अब यह हमारे घर में रिवाज है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन सच तो ये है, हमने सुना था ये बहुत समझदार है, मगर तेरी बीवी के अंदर दैले की भी अकल नहीं है। ऊपर से पूरे दिन काम चोरी दिखाती है, दरवाजा बंद करके अंदर लेट जाती है जिससे कोई काम को ना कह दे। रोहित ने इस बात को लेकर विशाली के साथ खूब झगड़ा किया। क्या हो गया अगर हम हनीमून पर नहीं गए? क्या पहले के जमाने में लोग हनीमून पर जाते थे? कितनी बार कोई दिक्कत आ जाती है तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है। अरे, ससुराल में तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुमने इतनी सी बात पर घर को सिर पर उठा रखा है। विशाली इस बात पर बिदक गई। रोहित, क्या बकवास लगा रखी है। तुमसे किसने कहा कि मैं इस बात को लेकर गुस्से में हूँ। मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम्हारी बहन दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है और दिन भर मुझसे इतने काम कहती है कि मैं 5 मिनट की नींद भी सुकून से नहीं ले सकती। ऊपर से धमकी देती है कि भैया से शिकायत कर देगी। क्या उसकी यह चालाकी तुमको समझ में नहीं आती? यह सुनकर रोहित दंग रह गया और उसने चिल्लाकर वेदिका को बुलाया। वेदिका आई तो रोहित ने आंख दिखाकर अपनी बहन से कहा, वेदिका, एक तो पहले से ही घर में शांति नहीं हो रही है और ऊपर से तो आग लगाने की लगातार कोशिश कर रही हो। क्या तुम दोपहर में खाना बनाती हो? क्या तुम कपड़े धोती हो या फिर घर का कोई भी काम करती हो? रोहित के सवाल सुनकर वेदिका की जुबान पर ताला लग गया तो वैशाली ने गरज कर कहा, वेदिका, आप जवाब क्यों नहीं देती हो? मूर्ति बनकर मत खड़ी रहो। बाई को बताओ कि किस तरह बिस्तर पर पड़े रहकर पूरा दिन मुझे कभी कॉफ़ी, कभी शिकंजी, कभी मैगी शेक तो कभी पकोड़े, इन सब के ऑर्डर ऐसे देती हो जैसे यहाँ होटल खुला है और मैं यहाँ की शेफ हूँ। ऊपर से बाई के कान भर दिए कि हनीमून पर ना जाने के कारण मैं काम नहीं करती। वेदिका की आंखों में लाल लाल अंगारे तैर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि भाई को भाभी के पक्ष में बोलना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसने मन में तय कर लिया कि विशाली से बदला लेकर रहेगी। बिना कोई जवाब दिए वह पटकते हुए अपने माँ के पास चली गई और रो रो कर कहने लगी, बाई ने तो हमको पराया कर दिया मम्मी। आज इस 2 दिन की आई बीवी के सामने इसने किस तरह मेरी बेइज्जती की है। आप तो मेरी शादी करवा दो और मुझे ससुराल भेज दो। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। श्रीला देवी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई क्योंकि सच्चाई नहीं जानती थी। वैसे भी उनको भी तो अपनी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी।
उन्होंने तुरंत कमरे में जाकर दोनों पति पत्नी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अरे तुम दोनों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारी इकलौती बहन की आंखों में आंसू आ रहे हैं। अरे उसने तो रोहित तुझे भलाई के लिए ही सारी बातें बताई थी, लेकिन पता नहीं था ना कि यह उल्टा इस तरह बात पलट देगी। मनहूस कहेगी, मेरे घर में आकर भाई बहन में दरार डाल रही है। इस बार रोहित ने वैशाली को चुप रहने का इशारा कर दिया था, तो वैशाली किसी तरह से खून का घुट पीकर रह गई। अगले दिन रोहित के ऑफिस जाते ही सासू माँ ने कहा, अरे ऊपर कपड़े सूख गए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, अब यही बैठे रहेगी या कपड़े लेने भी जाएगी। वैशाली तभी रसोई से काम से फ्री होकर कमरे में आकर सुकून की सांस ले रही थी, लेकिन फिर उसे तुरंत उठकर ऊपर जाना पड़ा। कपड़े तो उठा लिए, लेकिन जैसे ही वह नीचे आने लगी तो उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे आ गिरी। उसकी कमर बुरी तरह से छिल गई और पैर में भी मोच आ गई। वह जमीन पर पड़ी हुई उठने की कोशिश कर रही थी, मगर पैर में भयंकर दर्द हो रहा था और तुरंत सूज गया था। पेट दर्द के मारे चीख रही थी, मगर दोनों माँ बेटी कमरे में तेज आवाज में टीवी देख रही थी और ऐसे दिखा रही थी उनको आवाज ही नहीं आ रही है। वह किसी तरह से उठकर अपने कमरे में गई और जाकर तुरंत अपने पैर में स्प्रे कर दिया और कमर में भी कोशिश करके दवाई लगा ली। अब वह कमरे में लेटी रही और बाहर गिरे हुए कपड़े जमीन पर ही पड़े रहे। शाम को 4:30 बजे वेदिका अंदर से निकलकर आई और चीखकर बोली, मम्मी देखो, महारानी ने सारे कपड़े नीचे फेंक रखे हैं। दोनों माँ बेटी दंदनाते हुए उसके कमरे में गई और उसको लेटे देखकर जोर से चिल्लाई, यहाँ पड़ी है और वहाँ कपड़े जमीन पर पड़े हैं, क्या दिखाना चाहती है? आखिर वैशाली ने गुस्से में कहा, कपड़े लेकर आ रही थी तो गिर गई, जिससे मेरे पैर पे मोच आई है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। आप लोगों को मैंने कितनी आवाज दी, लेकिन आप में से कोई नहीं आया। आप लोग इतने बहरे कैसे हो सकते हैं? तुरंत वेदिका ने गुस्से में कहा, हमको बहरा कह रही है? माँ, किसी दिन तुम इसको ठीक कर दो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। वैशाली ने तपाक से कहा, ठिकाने तो अब तुमको लगाना पड़ेगा, वह भी तुम्हारे ससुराल में। बहुत कह रही थी ना कि माँ मुझे ससुराल भेज दो, मैं भी घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर वेदिका वैशाली का मुंह देखती रह गई। रात को जब रोहित आया तो उसने रोहित को सारी बात बताई। उस समय तक वैशाली के पैर में थोड़ा आराम आ गया था, तो उसने सीढ़ियों पर जाकर चेक किया तो वहां पर तेल गिरा हुआ था, जो शायद उसके छत पर जाने के बाद गिराया गया था, जिससे वह फिसलकर गिर जाए। रोहित ने भी यह देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा, मगर उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और इस तरह रोहित की शादी को 1 साल होते होते वेदिका की भी शादी तय हो गई। रोहित से वैशाली ने कह दिया था कि इसकी शादी जितनी जल्दी हो सके कर दो, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है और माँ के साथ मिलकर तो यह मेरे लिए रोज साजिश रचती है। तृष्णा देवी तो शादी से खुश थी, मगर अब वेदिका खुश नहीं थी। माँ, मुझे जानबूझकर घर से निकाला जा रहा है। यह चाहती है कि मुझे घर में हिस्सा ना मिले। मुझे बहुत दुख है कि मैं इसे सबक नहीं सिखा पाई। तो सासू माँ ने कहा, अरे बेटा, घर तो तेरा है, आती जाती रहना, और इसको सबक सिखाने के लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ। रही घर में हिस्से की बात, तो वह तो मैं तुझे देकर रहूंगी। रोहित ने अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, जो वह वेदिका के लिए चाहती थी, लेकिन वेदिका ने अंत समय पर भी एक खेल खेल दिया। उसने कहा कि मुझे भाभी के सोने की नथ चाहिए, क्योंकि मुझे वही डिजाइन पसंद है। सासू माँ ने कहा कि क्यों नहीं बेटा, अब उसका वह भी क्या करेगी, क्योंकि यह तो बस शादी में पहनी जाती है। वैशाली ने तुरंत कहा कि मुफ्त का सामान लेने की तुम्हारी बहुत आदत है। तुम तो कहती थी कि मेरे मायके से कुछ ठीक से आया ही नहीं, तो फिर तुम्हें नथ कैसे पसंद आ गई, जो इस पर कब्जा करने का मन हो गया। वेदिका ने भी वैशाली को ताना मारकर कहा, जैसे तुमने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और मुझे मेरा हिस्सा भी देना नहीं चाहती हो। तुम ही तो मुझे यह सब से कुछ सिखा रही हो। रोहित अपनी बहन की यह बात सुनकर दांत पीस कर रह गया और उसने अकेले में वैशाली से कहा, वैशाली, तुम इसको नथ देकर छुट्टी करो, वरना यह किसी भी हद तक गिर जाएगी।
विशाली को रोना आ रहा था क्योंकि उसने बहुत मन से यह अपने लिए बनवाई थी। रोहित ने वादा किया कि मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही नथ बनवाकर दे दूंगा। विशाली ने शादी में वेदिका को नथ पहना दी और कहा कि तुम भी क्या याद रखोगी, लेकिन विशाली की आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसे देखकर वेदिका के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे उसका बदला पूरा हो गया था। वेदिका के ससुराल जाने के बाद सासू माँ ने तो जैसे वेदिका की जगह ले ली थी और युद्ध क्षेत्र संभाल लिया था। उसके नियम हो गया था, वह रोज विशाली के काम में दिन भर कमी निकालती थी। जैसे ही विशाली कमरे में आराम करने जाती तो तुरंत पीछे से जाकर कहती थी कि मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। रोहित से झूठ कह देती थी कि यह मुझे बासी रोटी देती है और ताजी देती है तो जला देती है। एक बार विशाली ने कहा कि रोहित, आजकल दूध कम पड़ रहा है क्योंकि मम्मी जी को दिन में 2 बार चाहिए होता है, तो तुम एक्स्ट्रा दूध लाकर दिया करो। त्रिशला जी ने तुरंत अपने बेटे से कह दिया, खुद पीती है और मेरा नाम ले रही है, जबकि मुझे तो यह पानी मिलाकर दूध देती है। रोहित तो अपनी माँ की हरकतों को जानता था, इसीलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे रोहित ने विशाली पर भरोसा ही नहीं किया। एक दिन त्रिशला देवी खाना खा रही थी और इस समय रोहित कमरे से निकल कर आया तो देखा कि उसकी माँ बैठी रो रही है और रोते रोते खाना खा रही है। उसने जाकर कहा कि माँ, क्या हुआ, खाना खा रही हो तो रो क्यों रही हो? त्रिशला देवी ने सब्जी की तरफ इशारा करके कहा, तूने आज तक मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुझे कितनी बार कहा। वेदिका थी तो मेरा ध्यान रखती थी, लेकिन इसने देख मेरा क्या हाल कर दिया है। सब्जी में पानी ही पानी है। रोहित ने देखा तो वाकई लौकी की सब्जी थी और उसमें पतला पानी था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब्जी को धो दिया हो। अब तो उसे गुस्सा आ रहा गया, वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। विशाली तुरंत आई और बोली, क्या बात है, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तो रोहित ने सब्जी की तरफ इशारा किया कि यह माँ को धुली हुई सब्जी क्यों दे रही हो? उस सब्जी को देखकर विशाली भी चौंक गई, लेकिन उसने सिर्फ सास के लिए ही यह सब्जी बनाई थी, क्योंकि उसकी सास ने आज लौकी बनाने के लिए कहा था, लेकिन वह सब्जी ऐसी नहीं थी। विशाली ने तुरंत कहा कि मैंने सब्जी ऐसी नहीं बनाई थी, यह ऐसी कैसे हो गई? रोहित चिल्लाने लगा कि तुमने मेरी माँ को पानी में भिगोकर रोटी खाने पर मजबूर कर दिया है, और अगर ऐसी नहीं बनाई थी तो वाकई की सब्जी दिखाओ, अभी पता चल जाएगा। विशाली ने कहा कि यह सब्जी आज केवल माँ जी के लिए बनी थी और वह भी उनके ही कहने पर। अब तो त्रिशला देवी और भी रोने लगी। अरे बेटा, मेरे लिए तुम दोनों मत लड़ो, मुझे तो बस वेदिका की याद आती है। अब तो मेरा बुढ़ापा ऐसे ही कटेगा। बहू, मुझसे गलती की सजा दे रही है। बहू, मैं तुझे माफी मांगती हूँ, बस मुझे आश्रम मत भेज देना। रोहित ने तुरंत विशाली के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, तुम घर में रखने लायक ही नहीं हो। विशाली, आज मुझे समझ में आ रहा है कि माँ सही कहती थी कि तुम उनका ख्याल नहीं रखती। विशाली ने गुस्से में कहा कि अरे, तुम अपनी माँ की हरकतें इतनी जल्दी कैसे भूल गए हो? इन्होंने भी तो मेरे साथ जाने क्या क्या किया है, और मैं तो कुछ भी नहीं किया। रोहित गुस्से में अपने कमरे में चला गया और विशाली भी वापस रसोई में चली गई। खाना खाने के बाद त्रिशला देवी सीधे अपने कमरे में चली गई और पीछे से जब वैशाली दूध देने गई तो उसने बात करते सुना कि बेटा, आज मैंने इसके साथ वह किया जो इसने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने आज सब्जी में पानी मिलाकर दिया और 2-4 आंसू बहा दिए, जिससे तेरे भाई ने तेरी भाभी को थप्पड़ मार दिया। तू सोच भी नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। पीछे से वेदिका ने कहा कि ऐसा ही करती रहो, तब इसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। वैशाली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसका खून खौलने लगा। वह अंदर गई और दूध रखकर वापस चली गई। कमरे में गई तो रोहित सो चुका था, मगर सुबह उठते ही घर में कोहराम हो गया, क्योंकि रोहित ने विशाली से कहा, बहुत हो चुका विशाली, मैं अपनी माँ को आश्रम में नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारी बातों में आकर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं भगवान को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। इससे तो अच्छा है कि तुम अपने घर चली जाओ और मुझे तलाक दे दो। दोनों में इस तरह की लड़ाई होते देखकर त्रिशला देवी का मन तो खुशी से मारे नाच रहा था और वैशाली रो रही थी। उसने अपनी सास से कहा कि आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन आपने भी मुझे खेल खेलना सिखा दिया है।
वैशाली ने तुरंत रोहित को एक वीडियो दिखाया जो एक रात पहले का था, और जब त्रिशा देवी वेदिका को फोन करके बता रही थी कि उन्होंने वैशाली के साथ क्या किया, यह देखकर तो रोहित गुस्से भरी आंखों से अपनी माँ को देखने लगा। त्रिशा देवी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वैशाली ऐसा भी करेगी। वैशाली खामोश खड़ी रही और रोहित अपनी माँ पर गुस्सा होता रहा। फिर वैशाली ने सोच लिया कि अब मैं बुरी हूँ तो बुरी ही सही। उसने अपनी सास को जली रोटी और सब्जी में पानी देना शुरू कर दिया, और अब त्रिशा देवी अपने बेटे से भी नहीं कह पा रही थी। वैशाली ने अपनी सास के लिए दूध में आधा पानी मिलाकर फ्रिज में रख दिया और आधा बिना पानी का दूध अपने कमरे में रख दिया। अब वह वेदिका को फोन करने में डरने लगी थी। जब एक दिन सहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने वेदिका से रो रो कर कहा, तो उसने भी कहा कि मैं अगले दिन ही आऊंगी। वैशाली इन सारी बातों को याद कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा और रोहित कहने लगा कि मैं समोसे लेकर आ रहा हूँ, बस तुम चाय बना लो। जैसे ही चाय और समोसे सामने आए तो रोहित ने कहा कि माँ आप भी आओ। तो वैशाली ने कहा कि इनका पूरा दिन हो गया, ये बार बार बाथरूम जा रही हैं क्योंकि इनका पेट खराब है। अगर समोसा खाएंगी तो और भी खराब हो जाएगा। त्रिशा देवी देखती ही रह गई। जिस बहू को इतना बुरा कहती थी, अब वह सच में बुरा बनकर दिखा रही थी, और वह अपनी बेटी से भी कुछ नहीं कह पा रही थी। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस गई तो पीछे से वैशाली आई। देखा तो त्रिशा देवी बैठकर रो रही थी। वैशाली ने पीछे से कहा, रोना आ रहा है क्या? लेकिन जब आप झूठ बोलकर हम दोनों पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा करवा रही थी और बात बात पर मुझे बुरा बना रही थी, तब आपने कुछ नहीं सोचा था? तो मैंने सोचा कि क्यों ना वही खेल मैं आपके साथ खेल लूं। अब त्रिशला देवी के सब्र का बांध टूट गया और वह हाथ जोड़कर कहने लगी, बहू, जब से तूने ऐसा करना शुरू किया है तो मुझे याद आ गया कि तू पहले ऐसी नहीं थी। फिर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ जिनके कारण तू मेरे साथ ऐसा करने लगी। तू मुझे माफ कर दे। अगर हो सके तो लोग कहते हैं कि समय पलट कर आता है, और अब मैं समझ गई हूँ मेरे साथ वही तो हो रहा है जैसा मैंने तेरे साथ किया। त्रिशा देवी बिलक बिलक कर रो रही थी और कह रही थी, बस बहू मुझे माफ कर दे। इस बार वैशाली खुद को रोक नहीं पाई और उसने कहा, माँ जी, आपके साथ ऐसा करते हुए मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सब किया जिससे कि आपको समझ सकूं। वैशाली ने भी अपनी सास को माफ कर दिया और फिर थोड़ी देर में बाहर से लाकर चाय के साथ समोसा दिया तो सास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इनके बाद से त्रिशला देवी का व्यवहार बदल गया और उन्होंने अपनी बेटी वेदिका की बातें सुनना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।